हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस वीडियो के अंदर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, उससे पहले हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन या फिर हम ये कह सकते हैं एलिमेंट का अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है और उनको कैसे कैसे ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो स्टडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रही हूँ, एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस या जो साइज है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उसको बोलते हैं, उसी को आप क्या बोलोगे, एटॉमिक रेडियस। और उसी से हमें साइज का पता चलता है। मैंने अभी अभी क्या कहा कि ये है न्यूक्लियस और ये आपकी आउटर मोस्ट सेल है, सबसे बाहर वाली। ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को ही आप क्या बोलते हो, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको पता है कि जो एटम होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है ना, और उसमें हम क्या देख रहे हैं, रेडियस देख रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस को मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि एक तो उसका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, और जो ये आउटर सेल होती है, वैलेंस सेल, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है, इसको हम बाउंड्री बोल सकते हैं, वो भी क्लियर नहीं होती इस वजह से। ठीक है, और भी क्या डिफिकल्ट हो सकते हैं कि एटम के पास नियर बाय कोई अदर एटम है तो भी एटम का एटॉमिक रेडियस अफेक्ट होता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको मेजर इजीली नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्टी होती है उसको मेजर करने के लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक जो रेडियस है, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं बच्चों। ये जो टाइप्स हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो इनके अंदर मेनली 4 क्लासिफिकेशन है या फिर हम कहें 4 टाइप्स हैं। कोवेलेंट रेडियस फर्स्ट, सेकंड वंडरवॉल रेडियस, थर्ड आता है क्रिस्टल या फिर मेटेलिक रेडियस, और फोर्थ आता है आयोनिक रेडियस। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये होती क्या है, इनकी डेफिनेशन, एंड उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है उनका वेरिएशन अलोंग द पीरियड और विद इन ग्रुप कैसे होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, दीज टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट टाइप जो आता है वो क्या आता है, कोवेलेंट रेडियस। देखो, नाम से पता चल रहा है, कोवेलेंट रेडियस मतलब आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स जो है वो क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंडेड होंगे। ठीक है, तो उन्हीं में ही हमें रेडियस बतानी है। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। इसका मीनिंग क्या है, आपके पास 2 एटम्स थे, सपोज 1 एटम ये है, ठीक है, जिसका न्यूक्लियस ये एटम है, अनदर इसी के साथ एक और एटम है। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, ये भी एटम है। तो क्या होगा बच्चों, इस एटम का जो लास्ट ऑर्बिटल होगा वो इसकी लास्ट ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और ओवरलैपिंग करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, देखो, ये दोनों एटम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ओवरलैपिंग ही तो हुई है। यानी कि अगर हम देखें तो ये पार्ट एक ऐसा है जो ये भी शेयर कर रहा है और ये भी शेयर कर रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही आप क्या बोलते हो, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, बॉन्ड बना, उसको आप कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हो। तो इसका मीनिंग समझो, 2 कोवेलेंट जो बॉन्डेड एटम है ये वाले। ठीक है, तो यहाँ ये एटम था, ये एटम था, इसका मतलब यहाँ पर बन गया मॉलिक्यूल, बन गया ना। इसमें इस एटम और इस एटम की बात हो रही है, तो इस एटम का न्यूक्लियस ये है और इस एटम का न्यूक्लियस ये है, तो यही तो बोला है
डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, न्यूक्लियाई मतलब ये वाले न्यूक्लियस, तो यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस है दिस वन डी, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियाई जो होगी वो क्या होगी, देखो कोवेलेंट रेडियाई जो है वो होगी, जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो, यही तो बोला है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। मैंने सबसे लास्ट पॉइंट उठाया कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, तो इसका मतलब दो एटम है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, तो वो हमने शेयरिंग दिखा दी। उसके बाद हमने कहा न्यूक्लियस भी देखना है इसका, ये दोनों न्यूक्लियस है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो उस डिस्टेंस का जो हाफ पार्ट है वही क्या होगी, कोवेलेंट रेडियाई होगी। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने ये कहा ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, तो आपके पास जो ये मॉलिक्यूल बना कौन सा बना, H2 मॉलिक्यूल बन गया। और इसकी जो डिस्टेंस होती है बच्चों टू न्यूक्लियाई के बीच की वो होती है 74 होती है पिकोमीटर के अंदर, ठीक है। 74 यहाँ पर ये है, डिवाइड करोगे 2 से तो एटॉमिक रेडियाई आ जाएगी इनके बीच की, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इजीली। तो ये कोवेलेंट रेडियाई हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट देखो वैन डर वाल्स जो रेडियाई है सेकंड पार्ट वो क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर वैन डर वाल्स आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो जो कि वीक होता है, यानी कि जो टू मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करके रखता है, उसको आप वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो। तो उसी से रिलेटेड है, देखो कैसे है, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, यानी कि आपके पास दो नॉन बॉन्डेड एटम है, उनके बीच में बॉन्ड नहीं बना है, नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल। अब समझ आया इसका मतलब, देखो सबसे पहले तो हमारे पास मॉलिक्यूल है, हम अपोजिट चलेंगे डेफिनेशन के तो आप आराम से ड्रॉ कर पाओगे। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, अभी अभी समझाया कि आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये एक मॉलिक्यूल है। ऐसे ही आपको क्या करना है, दो बनाने, क्योंकि हमने बोला टू नेबरिंग मॉलिक्यूल, यानी कि एक दूसरे के पास ही है वो, ये दूसरा नेबरिंग मॉलिक्यूल ये हो गया, ठीक है। दो नेबर मॉलिक्यूल हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या है, पास पास है। क्लियर। अब क्या है, अब हमें इसके अपोजिट चलते जाना है। एटम कौन से हैं, नॉन बॉन्डेड एटम। तो देखो ये भी एक एटम है, सिर्फ मैं ये वाला पोर्शन कह रही हूँ, और ये भी एक एटम है, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, नहीं है ना। तो बच्चों इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये वाली तो है, नॉन बॉन्डेड के बीच की डिस्टेंस, और उसका हमें क्या करना है, हाफ करना है, वही क्या होगा, वैन डर वाल्स रेडियाई होगा। समझ आया, यानी कि आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं जो कि एक दूसरे के पास प्रेजेंट है, तो एक मॉलिक्यूल का एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एटम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दो, वही क्या होगी, वैन डर वाल्स रेडियाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैन डर वाल्स रेडियाई आई है उसका भी फॉर्मूला सेम ही आएगा, वो भी क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वो रेडियाई आ गई। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, बॉन्डेड एटम के बीच की नहीं है, ठीक है। ये आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो, ये हाफ पोर्शन ही क्या है, रेडियाई कौन सी, वैन डर वाल्स रेडियाई। क्लियर है। तो जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल दें, तो आपके पास गैसेस होती है, गैस फिलअप होती है सिलेंडर के अंदर, आप देखते हो, बट वो गैस जो होती है जब सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, उनका लिक्विफिकेशन किया जाता है गैसेस का, ठीक है, हाईली प्रेशराइज करके। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि किसी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाले मैंने यहाँ पर बोला हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन को हम H2 फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे ही दूसरा भी मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट होते हैं गैस एक कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो उन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक अट्रैक्शन होता है वो वैन डर वाल्स अट्रैक्शन होता है,
और उनके बीच की न्यूक्लियाई जो है, उनके बीच की डिस्टेंस होगी उसका हाफ करोगी तो वॉन डेर वाल रेडियस आएगा। तो आप ये मान सकते हो ये क्या है, एक H2 मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, एक H2 मॉलिक्यूल है। तो जितने भी गैसेस होती है ना, उन मॉलिक्यूल्स के जो नॉन बॉन्डेड एटम है उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दो, वही क्या आएगी, वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हम क्या बोल सकते हैं देखो, और यहाँ पर एग्जांपल हम दे सकते हैं नोबल गैसेस का, जो कि मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होती, वो किस फॉर्म में होती है, एटॉमिक फॉर्म में होती है। तो वहां पर टू नॉन बॉन्डेड जो एटम है उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दोगे तो वो भी क्या रहेगी, वॉन डेर वाल रेडियस रहेगी। तो वहां पर आप मॉलिक्यूल लिखने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर क्या करोगे आप, जैसे कि ये एक हीलियम एटम है, ठीक है, ऐसे ही दूसरा एक हीलियम एटम है, और इनकी जो न्यूक्लियाई है उसकी जो डिस्टेंस है, ये वाली है डिस्टेंस, उसका हाफ कर दो, वो क्या होगा, इतना सा पोर्शन, वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, लंडन फोर्स, वॉन डेर वाल फोर्स आपने पढ़ा हुआ है ना, जो कि नोबल गैसेस के अंदर भी होता है। तो वही चीज है यहाँ भी, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टाइप आता है बच्चों वो आता है मेटेलिक या फिर क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इन दोनों को एक ही चीज, ये एक ही चीज है, क्योंकि आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, जिनमें लैटिस साइट होता है उनमें मेटल आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। तो क्रिस्टल या मेटेलिक रेडियस क्या होती है, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of two neighboring atom of a crystal lattice। अब देखो आप क्रिस्टल लैटिस कैसे बनाते हो, आप ये कहते हो ये क्या होती है, लैटिस साइट। ठीक है, ये जो लैटिस साइट होती है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं, ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ये ध्यान रख लेना, यहाँ पर इस टाइप से याद रखोगे आप। तो यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस ऐसे बनते जाते हैं, बहुत सारे आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये क्रिस्टल लैटिस में मेटल आयन है, आपको पता है सभी को। तो होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर मेटल आयन होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेटल आयन होते हैं इनकी जो न्यूक्लियाई है, जैसे कि इसकी न्यूक्लियाई ये है, इसकी न्यूक्लियाई ये है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर बना रही हूं मैं, ये न्यूक्लियाई है जैसे, तो इन न्यूक्लियाई के बीच की जो ये वाली डिस्टेंस है उसका जो हाफ करोगे वही क्या आएगा, क्रिस्टल या फिर मेटेलिक रेडियस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपके पास जो क्रिस्टल या मेटेलिक रेडियस आई है उनमें भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस के अंदर अरेंज है जो कि हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर आपके पास कंपैरिजन आ जाता है, कंपैरिजन का मतलब क्या, कि आपके पास कोवेलेंट रेडियस और वॉन डेर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस में से ये पूछा जाए कि कौन सी रेडियस ज्यादा होती है, कौन सी कम होती है। तो देखो बच्चे, जो कोवेलेंट रेडियस है उसमें ऑर्बिटल ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत ही पास पास आ जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और अगर हम वॉन डेर वाल रेडियस की बात करें तो वो तो एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर रहेंगे ना, जिन एटम्स के बीच की डिस्टेंस हम देख रहे हैं वो मॉलिक्यूल तो दूर दूर हैं, इसका मतलब वहां पर जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आपके पास जो सबसे ज्यादा आएगी वो कौन सी आएगी, वॉन डेर वाल रेडियस आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले वॉन डेर वाल रेडियस आएगी, इज ग्रेटर देन मेटेलिक। ठीक है, और फिर उससे कम कौन हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, मैंने आपको रीजन बता दिया है, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना अलग से अपनी नोटबुक के अंदर, वॉन डेर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेटेलिक एंड मेटेलिक ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस सबसे कम होती है, वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, जो नेक्स्ट आता है वो क्या आती है बच्चों, आपके पास आयोनिक रेडियस। तो जैसे एटॉमिक रेडियस की आपने डेफिनेशन दी थी वैसे आप आयोनिक रेडियस की दोगे। ठीक है,
यानी कि आपको डिस्टेंस लेनी है किसके बीच में, न्यूक्लियस और जो आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को ही आप क्या बोलोगे, आयनिक रेडियस। बट हम एटम की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, आयन की। तो पॉजिटिव आयन भी हो सकता है और नेगेटिव आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का हाफ नहीं करना है आपको, क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आयन, ठीक है। यानी कि कोई एक आयन है, यहाँ पर ये आयन है, ठीक है, वो कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। तो उसके जो आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को ही आप क्या बोलोगे, आयोनिक रेडियाई, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो आयोनिक रेडियाई होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर ऑफ आयन, ठीक है, उसी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास आयन आते हैं वो दो टाइप के आते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स आते हैं आपके पास, एक होता है कोवेलेंट, कोवेलेंट नहीं, कैटायनिक, ठीक है, कैटायनिक रेडियाई होती है एक। तो आपके पास क्योंकि आयन दो होते हैं तो हम आयनिक रेडियाई पढ़ रहे हैं तो रेडियाई करोगे, और जो इसका सेकेंड आएगा वो क्या आएगा, एनायनिक रेडियाई, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं, अगर ये आयन कैटायन हुआ तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, कैटायोनिक रेडियाई। अगर ये आयन एनायन हुआ मतलब नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगी आपकी एनायनिक रेडियाई, ठीक है, क्लियर है। तो अब बच्चों अगर बात करें हम कैटायोनिक रेडियाई और उसके पेरेंट एटम की, तो उसमें से जो आयोनिक रेडियाई है वो होने की वजह से किसमें, आयन में, तो उसकी साइज पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। तो अगर आपसे कहते हैं कि एक तो है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक एटम है, और अगर वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके साइज में क्या डिफरेंस आएगा, या एटॉमिक रेडियाई के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, तो उसमें आप हमेशा याद रखना कि जब कोई भी एक एटम, जैसे कि ये एटम है, ठीक है, अभी मैंने इसको माना है एटम, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इनर जो सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो उसको वो टाइटली होल्ड कर लेगा, कौन, प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो सेल क्या आ जाती है, क्लोज आ जाती है। तो उसकी वजह से जो साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्लियर है। तो अगर आपसे ये पूछते हैं कैटायनिक रेडियाई, तो यहाँ पर कैटायनिक रेडियाई क्या होती है, हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, जब वो एटम फॉर्म के अंदर है, आयन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है तब, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमेशा ये याद रखना कैटायंस जो होते हैं, कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, ठीक है, उसका जो पेरेंट एटम होगा, यानी कि जो एटम आपका था यहाँ पर और जो आयन है वो दोनों सेम ही रहेंगे, एक ही एलिमेंट रहेगा, वो एटॉमिक फॉर्म में भी है और आपके पास आयनिक फॉर्म में भी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर सोडियम और सोडियम पॉजिटिव की बात करें तो सोडियम पॉजिटिव किससे बना है, सोडियम से, तो ये इसका पेरेंट एटम हो गया और ये क्या हो गया, कैटायन। तो साइज जो है कैटायन का वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। जैसे मैंने बात की मैग्नीशियम है और Mg2 पॉजिटिव है तो इसमें साइज किसका छोटा होगा, Mg2 पॉजिटिव का, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, Al3 पॉजिटिव है एल्यूमिनियम के साथ देखेंगे हम, तो Al3 पॉजिटिव का जो एटॉमिक साइज होगा, सॉरी यहाँ पर अपोजिट लगा दिया है ना, क्योंकि साइज तो इसका बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो ऐसे लगाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज। तो साइज जो पेरेंट एटम का है वो बड़ा होगा और कैटायन का हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, तो जो आउटर सेल होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस की क्लोज आ जाती है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, उस वजह से, क्लियर। तो यहाँ पर ये तो हो गया इसका कैटायनिक रेडियाई की बात करें हम।
ऐसे ही एनायनिक रेडियई होगी, यानी कि जब वो एनायन बनाएगा तो एनायन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, गेन होता है। इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो न्यू सेल इंक्रीज होगी, तो साइज जो होगा वो एनायन का क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू दियर पेरेंट एटम। तो यहाँ पर आपको क्या चीज याद रखनी है, एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन दियर पेरेंट एटम। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपको कि एक तो क्लोरीन है और एक Cl नेगेटिव आयन है, तो इसमें से जो Cl नेगेटिव आयन है इसका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला कि F नेगेटिव आयन है और फ्लोरीन है, तो F नेगेटिव का आयन साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो यहाँ पर देखो एक चीज और आती है कि जब ये आयन बना लेते हैं, ठीक है, तो इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन आयंस की बात करें, ओनली आयन, कैटायन और एनायन, पेरेंट एटम की बात नहीं कर रहे, तो इनमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें तो इनमें सेम आएगा, और जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आता है उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी बोलते हैं। याद रखना है आपको। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है वो देखो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या कहोगे, स्पीसीज दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास है N3 नेगेटिव, ठीक है, O2 नेगेटिव है, फ्लोरीन भी है F नेगेटिव। अब अगर हम बात करें किसकी, नियोन की, और सोडियम पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। काउंट करके देख लो आप। ठीक है, तो काउंट जब भी करोगे इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सेम, और वो कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। काउंट करो, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसने गेन कर लिए, तो कितने हो गए यहाँ भी, 10। ठीक है, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 9 एटॉमिक नंबर है, 1 नेगेटिव है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 10 हो गए। नियोन के पास होते ही 10 है, क्योंकि 10 एटॉमिक नंबर है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट देखो प्लस चार्ज, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इनके पास भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो मैग्नीशियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल्यूमिनियम जो है उसका 13 एटॉमिक नंबर होता है, 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो वापस से क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए ये सारे जितने भी होंगे वो क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी। ठीक है, अब मैं आपको क्या देने वाली हूँ क्वेश्चन, कि जो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इनमें अगर आपसे ये पूछते हैं कि जो एटॉमिक रेडियाई है, या जो आयोनिक जो रेडियाई या फिर जो आयोनिक साइज है, उसका आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, तो आप कैसे दोगे। तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो नेगेटिव आयन होगा उसका साइज हमेशा बड़ा होगा, और जो पॉजिटिव आयन होगा उसका साइज हमेशा छोटा होगा। ठीक है, साइज छोटा मतलब एटॉमिक आयोनिक रेडियाई क्या है, कम है। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना ही ज्यादा बड़ा। तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर, तो आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर है ये। ठीक है, आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर है, ध्यान रखना, और वो भी कौन सा है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो आयन है नहीं, तो इसको हटा सकते हो यहाँ से, और आपके पास जो Al3 पॉजिटिव है उस पर चार्ज ज्यादा है, तो उसकी आयोनिक रेडियाई सबसे कम होगी। तो याद रखना बच्चों, कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, अगर ग्रेटर चार्ज रहता है किस पर, कैटायन पर, तो उसका साइज जो है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, चार्ज उतना ही साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और एनायन का जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज भी उतना ही ज्यादा लार्जर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कि एनायन पे जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक रेडियस या फिर साइज के।
ठीक है। और कैटायन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रख लेना। यानी कि ये इन दोनों में रिलेशन इनवर्सली का होता है, इसमें डायरेक्टली होता है। क्लियर है? तो ये आप बता सकते हो अगर ऑर्डर पूछा जाता है आयोनिक रेडियाई का तो। क्लियर? तो बच्चे ये जो टाइप्स थे वो हो गए हैं कंप्लीट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन। जो वेरिएशन होता है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई का, वो पीरियड और ग्रुप में कैसे होता है वो देखो। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं किसके अंदर, इन पीरियड के अंदर। ठीक है, जो पीरियड के अंदर हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, कब, पीरियड के अंदर जब हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज क्यों हुआ, क्यों हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये पता होना चाहिए। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखती है, उस अट्रैक्शन को ही आप क्या बोलोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं तो न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करके रखेगा। क्लियर? तो इसीलिए एटॉमिक जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से जो आउटर सेल है वो क्लोज आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया है पीरियड के अंदर। अब हम देखते हैं इन ग्रुप। अब मैं फिर इनमें दोनों में एक्सेप्शनल केसेस भी समझाऊंगी आपको। ठीक है, इन ग्रुप में हम कहा जाते हैं, टॉप टू बॉटम। अब बच्चों अगर इसकी बात करें हम ग्रुप के अंदर, तो जो एटॉमिक रेडियाई है या जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो क्यों इंक्रीज होता है, उसके दो रीजन होते हैं। दो रीजन क्या होता है, फर्स्ट इज द नंबर ऑफ न्यू सेल इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ न्यू सेल इंक्रीज होने की वजह से भी एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्योंकि जब नई सेल बढ़ती जाएगी, जैसे कि ये आपके पास न्यूक्लियस से पहले ये सेल थी, फिर नई सेल बढ़ती जा रही है, हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, सेकंड सेल आई, फिर थर्ड आई, फिर फोर्थ आई, फिर फिफ्थ आई। ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो नई एनर्जी सेल इंक्रीज हो रही थी, तो नई सेल जब इंक्रीज होगी उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। ठीक है, तो इससे डिस्टेंस बढ़ रही है ना बच्चों, तो इसकी वजह से अट्रैक्शन हो नहीं पाएगा, तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड रीजन है इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग या फिर इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, एक ही बात है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है या स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से भी एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अब आप ये कहोगे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, तो देखो बच्चों, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो इस सेल के अंदर आएगा, तो यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ अंदर वाली सेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्शन करते हैं। उसी रिपल्शन को आप क्या बोलोगे, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो उसकी वजह से देखो, ये रिपेल करेगा इसको, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आके बैठेगा तो इनमें रिपल्शन हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपके पास क्या होगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। इतना क्लियर है? ठीक है, कि पीरियड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, और इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कब, ग्रुप में जा रहे हैं हम टॉप से बॉटम। बट यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। अब वो एक्सेप्शनल केसेस क्या है, दोनों के अंदर ही आएंगे, पीरियड में भी और ग्रुप में भी। ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो सबसे राइट पीरियोडिक टेबल में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, नोबल गैसेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नोबल गैसेस के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे कम एटॉमिक रेडियाई होनी चाहिए, बट एटॉमिक रेडियाई उसकी डिक्रीज नहीं होती। ठीक है, ज्यादा होती है। अब उसका क्या रीजन है, तो नोबल गैसेस में क्या होती है, एटॉमिक जो साइज है या जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या मिलेगी, ग्रेटर मिलेगी। ठीक है, अदर के कंपेयर में। ऐसा क्यों, ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ वीक वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, वीक होता है बच्चों। वीक रहेगा तो अपने आप आपको पता है कि वहां पर डिस्टेंस ज्यादा रहेगी न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच की, तो वहां पर एटॉमिक साइज या रेडियाई भी क्या होगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। बल्कि हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज होती जा रही है ना, लेकिन इनकी डिक्रीज नहीं होती, सबसे कम नहीं होती, ज्यादा होती है। क्यों होती है, रीजन बता दिया। क्लियर। अब इसमें भी एक्सेप्शनल केस है। अब वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है, वो ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, जब हम एस ब्लॉक की बात करें या पी ब्लॉक की बात करें, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता। क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जाती है। बट हम किसकी बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो एटॉमिक रेडियाई होती है या जो एटॉमिक साइज होता है, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, बट इंक्रीज नहीं होता। क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। वो क्यों होता है, उसका क्या रीजन है, उसका रीजन है बच्चों, ड्यू टू लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आप ये कहोगे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो लैंथेनम और जो एक्टिनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन एंटर किसमें कर रहा है, 4f और 5f के अंदर। लैंथेनम के बाद 4f में और एक्टिनम के बाद 5f में। ठीक है, तो जो ये 4f और 5f है वो इनर साइड प्रेजेंट होती है। मैंने आपको ड्रॉ भी करके बताया था, देखो मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। कितनी सेल थी आपके पास, थी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 4f आएगा, सपोज यहाँ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी एंटर कर चुका है, इसमें भी कर चुका है, बाद में फिर 4f में एंटर कर रहा है। तो देखो सबसे इनर साइड है, ऐसे ही 5f होगा तो भी इनर साइड है। तो इनर ऑर्बिटल में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, तो न्यूक्लियस जो है उनको टाइटली होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या काम करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और साथ में क्या काम करेगा, शील्डिंग इफेक्ट भी कर रहा है ना। तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो ना तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, ना ही डिक्रीज होती है, वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। उसी कॉन्ट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं यहाँ लिख रही हूँ, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपके 12th में आएगा, लेकिन मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रीजन क्या दोगे, ड्यू टू लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है, तो ये था वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम नया इसी से रिलेटेड टॉपिक लेकर आएंगे। मिलते हैं, बाय बाय।